दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और आज हम लोग बात करेंगे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स 1 से लेकर के 7 दिसंबर के बारे में। और दोस्तों इसमें कुल 35 से 40 टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस पर एमसीक्यू आपको संडे को दे दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको शाम को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे। कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। तो दोस्तों आपके पास अब 60-62 दिन बचे हुए हैं। प्रतिदिन एक टेस्ट सॉल्व करिए, पुराने जो क्लासेस हैं उनको रिवीजन करिए, अपने नोट्स को रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, और सभी जो टॉपिक है आप एक एक बार कम से कम जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग 35 से 40 जो है आपके करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह भर के, उनको डिटेल में देखेंगे। और दोस्तों इन सभी क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। उन ऐप के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से आप जो है हमारे ऐप के माध्यम से भी क्लासेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है ये दोस्तों 1 से लेकर के 7 दिसंबर तक के सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव जो है तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या बेहतरीन जानकारी जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो ये 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक भारत के केरल तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसने इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में नवीनतम अनुसंधान और विकास पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के आयुर्वेद विशेषज्ञों का को एक साथ लाया। महोत्सव का विषय जो है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद था। यह आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों से निपटने के लिए एक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा दृष्टिकोण के रूप में आयुर्वेद की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। दोस्तों इस उत्सव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए, जैसे कि हर्बल चिकित्सा, पंचकर्मा, योग, ध्यान, आयुर्वेद विषयों पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही उनके सेमिनार और कार्यशालाएं हुई। दुनिया भर के आयुर्वेदिक उत्पादों और सेवाओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई। और साथ ही कल्चरल और जो हमारे ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड्स हैं उन पर जो है कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला जो है आयुर्वेदिक 5वां आयुर्वेदिक जो है प्रदर्शनी जो वो कहाँ पर आयोजित की गई, महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इस पर और भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, ठीक है ना? कुछ क्या-क्या यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कॉप 28 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। कॉप 26, कॉप 27 कहाँ पर आयोजित किया गया था, ठीक है ना? पंचामृत रणनीति जो है किस कॉप 20 किसके अंतर्गत भारत ने अपनी बनाई थी, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों कॉप 28 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पक्षों का 28वां सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, यानी कि अभी भी चल रहा है। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और कई अपनी तरफ से सुझाव भी इसमें दिए हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे समय के निर्णायक मुद्दे, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकारों, व्यवसायों और गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज को एक साथ लाती है। यह 5 दिसंबर 2023 तक कॉप पर त्वरित अपडेट यहाँ पर दी गई है। 5 दिसंबर तक ही अपडेट दी गई है। हालांकि इसको हम लोग डिटेल में करेंगे जब 12 को ये कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, वो हम जानने की करेंगे। अनुकूलन के लिए वित्त जो है वह कॉप 28 में वित्त दिवस के रूप में मनाने जाने की बात की गई है, जो अनुकूलन निधि को बढ़ावा देने के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए नए प्लेजेज लिए गए हैं, नई प्रतिज्ञाएं ली गई हैं। संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो एनडीसी है, जो इंटेंडेड जो हमारा था पहले, उसको संशोधित कर दिया गया है। 2025 तक होने वाले अधिक महत्वाकांक्षी एनडीसी के लिए देशों की तैयारियों की जानकारी दे रहा है। ये योजनाएं प्रत्येक देश के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को रेखांतरित करती है। वहीं हरित परिवर्तनों में तेजी लाना, यानी कि सम्मेलन वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाधान तलाशता है, जिसमें कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला दुनिया पर जोर दिया जा सके। इसमें जो है यानी कि जो हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट चीज़ें हैं उनको उन पर जोर दिया जा सके।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बात क्या करनी है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ग्रीन क्रेडिट पहल भी शुरू की गई है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी देखिए चक्रवात मिचोंग जो आया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीधे परीक्षा में आपसे पूछा। चक्रवात मिचोंग जो है दोस्तों किस तट पर आया और क्या-क्या इसकी अपडेट है? आपने देखा कि पिछले 2 दिनों से उत्तर भारत में भी इसके जो है इसके परिणाम देखे गए हैं। लगातार बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। बादल और बिजली कड़कने की जो आपके पास मैसेजेस भी आ रहे होंगे, जो कि हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट द्वारा जो है भेजे जा रहे हैं लोकल लेवल पर सभी जिलों में। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से प्रभावी रहा। तो मिचोंग, मिचोंग नाम रख ध्यान से समझिएगा। 5 दिसंबर 2023 को भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जिलों के दस्तक दी, जिसने भारी वर्षा, तेज हवाएं और बाढ़ आ गई। भारत मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आईएमडी, इसने जो है दोनों राज्यों के कई जिलों के लिए गंभीर मौसम चेतावनी देते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किए हैं। ठीक है ना? ये जारी हो गई और बहुत सारी जो है क्षति भी देखी गई है, जान-माल की हानि भी देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर बताना पड़ रहा है कि 6 पहले ही दिन 6 लोगों की मौत होगी, हालाँकि ये संख्या काफ़ी बढ़ेगी आगे, जो है अन्य लोग भी घायल हुए। बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचा है, भारी बारिश, तेज़ हवाएँ हुई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली लाइनें यातायात आदि सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी आपने आर अश्विन का ट्वीट देखा कि पिछले 36 घंटों से बिजली सेवाएँ जो है बाधा पड़ रही है, पेड़ उखड़ गए हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कुछ क्षेत्रों में बिजली कटौती और संचार नेटवर्क में व्यवधान आया है, इंटरनेट जो है नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की समस्या हो रही है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण जो है खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहीं राहत एवं बचाव कार्य जो है हमारा एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियाँ जो हैं, वह अभी आपने देखा कि 3 बीजेपी द्वारा जो है 3 राज्यों में जो चुनाव जीते गए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के संबोधन में भी ये कहा गया था कि आप जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, खास करके तेलंगाना के क्षेत्र में जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वहाँ भी अपना सक्रिय रोल ज़रूर अदा करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मिचोंग जो है काफ़ी चर्चा में था, ठीक है ना? तो इसमें एनडीआरएफ है, संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति कराई जा रही है। वर्तमान स्थिति क्या देखेंगे दोस्तों, तो वर्तमान जो है अगर हम बात करें, तो चक्रवात मिचोंग की तीव्रता कमज़ोर हो गई है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने लोगों को सावधानी बरतने और जब तक ज़रूरी ना हो बाहर न निकलने की सलाह दी है। भारत सरकार ने प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता 500 करोड़, 400 करोड़ की घोषणा भी की है और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने का वादा किया है। चक्रवात मिचोंग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। चक्रवात मिचोंग जो है वो ये कौन नाम दिया है? चक्रवात का नाम जो है मिचोंग म्यांमार द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है ना? जो लचीलेपन और दृढ़ता को दर्शाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है। इस साल हिंद महासागर में उठने वाला यह छठा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात है। कम से कम 2 चक्रवातों के नाम लिखिए, अरब खाड़ी में और आपके बंगाल की खाड़ी में, जो कि आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है ना? इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि रविवार 3 दिसंबर को दक्षिण-पश्चिमी बंगाल में चक्रवात मिचोंग जो है, वह बनने की उम्मीद है, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें जो है यह डेवलप होगा। 30 नवंबर 2023 को बंगाल की खाड़ी के ऊपर यह बना था। 2 दिसंबर को गहरे दबाव में बदल गया और 3 दिसंबर को चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसने 5 दिसंबर को चेन्नई, तमिलनाडु के पास लैंड किया। आने वाले दिनों में और कमज़ोर होने तथा अंतर्देशीय दिशा में बढ़ने की आशंका है। हालाँकि अब उसकी जो है पहल जो है अब कमज़ोर हो गई है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कमज़ोर हो गई। चक्रवातों के नाम जो है वो कैसे रखे जाते हैं दोस्तों? विश्व मौसम विभाग यानी संगठन यानी डब्ल्यूएमओ और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य देश प्रत्येक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नामकरण के लिए जिम्मेदार हैं। चक्रवातों के नाम जो है क्षेत्रीय नियमों पर निर्भर करते हैं। जैसे अटलांटिक और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को वर्णमाला क्रम में नाम मिलते हैं और महिलाओं और पुरुषों के नाम जो है इसमें वैकल्पिक भी होते हैं। उत्तर उत्तरी हिंद महासागर में 2000 से सन 2000 है ये, देशों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई विधि का उपयोग करना शुरू किया है। नाम देश के अनुसार वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध हैं और लिंग तटस्थ हैं, यानी कि यहाँ पर मेल-फीमेल का बात नहीं की जाती है। डब्ल्यूएमओ जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है यह स्टेटमेंट देता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसने किसने दिया था? म्यांमार ने ये नाम दिया था मिचोंग, ठीक है ना?
एसबीएम गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है गोवर्धन योजना बनाई गई है, ठीक है ना? ये योजना जो है किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है, क्या है? इस पर जो है बायोगैस सम्मेलन हुआ था। कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ जो है वेस्ट टू वेल्थ और सर्कुलर इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एमओएचयूए ने भारत मंडपम नई दिल्ली में जीआईजेड सर्कुलर वेस्ट सॉल्यूशन और यूनिडो के साथ साझेदारी में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था। बस आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना? इससे बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। दिन के पहले सत्र में अब क्या-क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है आपको लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ कि जिसमें टेक ऑफ अरेंजमेंट से नीतियाँ बनाई गई, स्टैट के तहत जो है सीबीजी ऑफ टेक और सीबीजी प्लांट्स के वित्त पोषण के लिए नीतियाँ। जर्मनी में स्वच्छ भारत मिशन जो है सीबीजी जो मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस है, उसको बढ़ाने के लिए नीतियाँ बनाई गई और भी अन्य चीज़ें की। इस सत्र में केंद्रीय मंत्रालयों में पीएनजी, एमएनआरई, ओजीएम सीज के अधिकारियों, डेवलपमेंट पार्टनर्स, बायोगैस एसोसिएशन से 400 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। दोस्तों अगली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है आपकी दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है ना? इसमें कोई विशेष नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। तो राष्ट्रपति पुरस्कार जो है ये पुरस्कार जो है दिव्यांगों को किसने दिया, याद रखिएगा 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस होता है, याद रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हैं। जैसे दिव्यांगजन यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, वह उनकी संख्या हमारे पास कितनी है, तो संपूर्ण विश्व में कुल जनसंख्या का 15% दिव्यांगजन है और उनका सशक्तिकरण जो है हमारी उच्च प्राथमिकता है। ठीक है ना? बस इतना आपको ध्यान रखना है। आईएनएस कदमत जो है वो क्यों चर्चा में है, इस पे हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं दोस्तों। उत्तरी प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की ऑपरेशन तैनाती पर आईएनएस कदमत ने ऑपरेशनल टर्न अराउंड ओटीआर के लिए 2 दिसंबर 2023 को जापान के योकोसुका में प्रवेश किया। अब योकोसुका ये जो गए हैं ये आईएनएस कदमत जो है वो क्यों गया है? तो इस प्रवास के दौरान जो है पेशेवर संवाद, सामुदायिक कल्याण की गतिविधियों में सहित जहाज पर यात्राओं की योजना तैयार की गई है। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ बातचीत में जहाज़ों पर परस्पर दौरा यानी कि क्रॉस शिप विजिट, विचारों को पेशेवर आदान-प्रदान आदि संबंधित जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास आदि इसमें शामिल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आईएनएस कदमत जो गया था जापान के योकोसुका में, इसने जो है अपने विजिट पर गया था और यहाँ पर बहुत सारे जो है क्या किए गए प्रयास किए गए एक दूसरे के सहयोग के लिए, स्पेशली जो है हमारे समुद्री क्षेत्र को लेकर के। डाकघर विधेयक 2023 हालांकि राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद इसको पारित कर दिया गया। यह विधेयक जो है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? डाकघर विधेयक 2023 जो है यह क्या है? विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1999 को 1898 को रिप्लेस करेगा। इसके अनुसार जो है सुरक्षा सहित विशेष कारणों से डाक में भेजी गई किसी भी सामग्री को जांच के लिए रोक सकती है ये। विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यह विधेयक देश में डाक सेवा नेटवर्क को विस्तार करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह पासपोर्ट सेवाओं और डाक विभाग द्वारा संचालित आधार नामांकन सेवाओं की एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा इस समय डाकघर बचत बैंक में 26 करोड़ से अधिक खाते हैं, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए जमा होते हैं और ये जब से ये पेमेंट बैंक के रूप में बना है, डाकघर काफी अच्छा व्यवसाय कर रहा है। तो डाकघर विधेयक अधिनियम जो है किस अधिनियम को रिप्लेस करेगा, बस इतना याद रखना है। इसमें बहुत कुछ चीजें जब ये पूरा बिल जो है एक्ट बन जाएगा तब इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। सरकार की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान दे रही और सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? अंतिम छोर तक स्थापित संपर्क स्थापित करना, जो किसकी योजना है? सागरमाला, और तटवर्ती क्षेत्रों का विकास करना ताकि पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिले। अब ये किस बात पर ये अनावरण कहाँ पर किया गया? तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के तारकर्ली
तट पर विशेष आयोजन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना दिवस भी उस दिन था मेरे ख्याल से। अतीत का वह गौरव फिर से प्राप्त करने का सही समय है, ठीक है ना? जिससे विदेशी हमलावरों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास, शक्ति, सामर्थ्य, शौर्य, ज्ञान, कला ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। समारोह को संबोधित करते हुए हमारे एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए भी क्या है प्रतिबद्ध है। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। उन्होंने शिवाजी महाराज को एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी तारकर्ली तट पर भारतीय नौसेना के पोत पनडुब्बियों और विमान विशेष बलों के संचालन गण के प्रदर्शनी में भी शामिल हुए। तो ये आप ध्यान में रखना है। नौसेना दिवस के अवसर पर इन्होंने विशाल प्रतिमा, सिंधुदुर्ग जिला बस याद रखिएगा, शिवाजी का विशेश प्रतिमा जो है इन्होंने क्या की, उद्घाटित की। चलिए, जोरम पीपल मूवमेंट का बहुमत। अभी देखिए दोस्तों, अभी हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, आपको पता है, एनडीए बोल सकते हैं उसको। 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है और 1 राज्य में जो जोरम पीपल मूवमेंट है, हालाँकि ये यूपीए समर्थित है, तो ये जो है, हालाँकि इंडी अलायंस में पता नहीं ये शामिल हुए हैं कि नहीं हैं। जो इंडी अलायंस में इंडिया जिसको बोला जाता है, ये इस अलायंस में पता नहीं ये शामिल है कि नहीं शामिल है। लेकिन ये जो है आप ध्यान में रखेंगे, मिज़ोरम विधानसभा चुनाव में जोरम पीपल मूवमेंट जेडपीएम ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। 40 सदस्यों की विधानसभा में 27 सीटें इन्होंने जेडपीएम ने जीती हैं। सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट ने 9 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है, हालाँकि उसी दिन का है ये। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर विजय मिली है, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। हालाँकि इसके जो फाइनल नतीजे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन 27 सीटों के साथ जो है यह जेडपीएम जो है यह जीत चुके हैं, ठीक है ना? मिज़ोरम में ज़ोरम पीपल मूवमेंट के नेता जो है ललदुमोहा 8 दिसंबर को यानी कि आज जो है नए मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, इसको आप याद रखिएगा। तो ये आप जान लेंगे मिज़ोरम में कौन-कौन सी पार्टियाँ थीं, क्या-क्या जो है उनके रिज़ल्ट रहे, क्या फाइनल रिज़ल्ट रहे और बहुमत जो है किसने, ज़ोरम पीपल मूवमेंट ने प्राप्त किया। शांति प्रक्रिया में यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट में शामिल हुए मणिपुर के 25 मैतेई क्रांतिकारी नेता। दोस्तों आप सभी को पता है कि मणिपुर जो है मणिपुर जो है वो काफ़ी चर्चा में पिछले दिनों से था, वहाँ पर हिंसा को लेकर के, और 2 जो ग्रुप हैं वहाँ के, उन गुटों में जो टकराहट हुई है, ख़ास करके वहाँ के एथनिसिटी को लेकर के और वहाँ के लोकेलिटी को लेकर के। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मैतेई भूमिगत संगठन नेशनल रिवॉल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर के 25 नेता शांति प्रक्रिया में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ में शामिल हो गए हैं। पिछले महीने मणिपुर और केंद्र सरकार के साथ जो है शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संगठन ने यह पहल की थी। मंत्रालय ने कहा था इस कदम से अन्य मैतेई भूमिगत संगठन शांति प्रक्रिया में शामिल होने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिसमें मोदी सरकार के उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों अभी कुछ दिन कल या परसों में वहाँ पर कुछ हमले भी हुए हैं, 13 लोगों की डेथ भी हुई है। उसका भी इस मुद्दे से समझ लीजिए कि मणिपुर में काफ़ी चर्चा में है। तो यूएनएलएफ का नाम याद रखिएगा, मैतेई जो वहाँ पर ग्रुप है, गुट है, उसमें क्रांतिकारी जो है उन्होंने अपना शांति वार्ता में शामिल हो रहे हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया दोस्तों। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। यह जो है 2023 कहाँ पर होगा आयोजित? ये होगा आपके नई दिल्ली में। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय क्या है? भारत के डिजिटल एजेंडे के समायोजन की दिशा में अग्रसर होना। ठीक है ना? अब ये मेरे ख्याल से 12 तारीख से शुरू हो रही है। इसको इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इसको बस इतना आप याद रखेंगे। चलिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। उन कार्यक्रमों में आप जो है हमारे साथ जो टॉप 35 जो हमारे टॉपिक हैं, वो तो आज का आप चल ही रहा है, इस क्लास के साथ-साथ आपको पीडीएफ भी इसको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिशन सचिवालय के लिए ये सारे जो है ऑफर न्यू ईयर यानी कि 31st तक रहेंगे, जिसमें आप NY2024 कोड यूज़ कर सकते हैं। प्री कम मेंस का प्रैक्टिस बैच जो है ये चल रहा है, आप इससे जुड़ करके कंप्लीट जो है तैयारी कर सकते हैं। मेंटरशिप बैच जो है इसमें आप जुड़ सकते हैं। सभी में कोड दिए गए हैं NY2024
और ये हमारा आपका मेंस का बैच है। मेंस के बैच में कुछ क्लासेज आपकी बची हुई हैं। एसए में जिसको कोई भी समस्या हो, एसए आप लिख करके चेक करवाइए, और नहीं तो आपके प्री के बाद जो है ये सारी क्लासेज फिर से होंगी, ठीक है ना? तो इसमें जो है प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहा है। प्री कम मेंस जो है प्रैक्टिस बैच एक चल रहा है हमारा, जो कि केवल टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना? इससे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें लगभग जो है 40 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 50 टेस्ट और बचे हैं। ₹560 मात्र इसकी फीस है, और इसके लिए आप NY2024 कोड यूज़ करेंगे। साथ ही दोस्तों हमारा जो है वीकली एसे राइटिंग है, डेली एसे राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग है, 75 डेज़ आंसर राइटिंग है, पूरे साल भर आंसर राइटिंग है, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन जो है आपको मंथली, वीकली जो भी आप क्लास हमारी यहाँ पर होती है उसकी पीडीएफ के लिए मात्र ₹287 आपको पे करने हैं, और ये हमारी क्लासेस लगभग सारी फ्री होती हैं, पीडीएफ इसमें आपको नहीं मिलते हैं, बहुत कम कॉस्ट इसीलिए रखी गई है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये सारी सारी जानकारी रही। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कुल लगभग 35 से 40 हमारे टॉपिक हैं, जिसके बारे में हमें जो है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? कुल 11 टॉपिक हो चुके हैं। अभी हमारे पास जो है 35 से 40 टॉपिक हैं टोटल। तो चलिए, भारत ने पेट्रोल में 12% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा 20% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है, उसकी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम यहाँ देखा गया है। भारत ने अक्टूबर 2023 में इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के दौरान पेट्रोल में 12% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मिश्रण जो है 10% लक्ष्य नवंबर 2022 से 5 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि देश में कुल तेल, प्राकृतिक गैस का खनन क्षेत्र बढ़कर के 5 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोलियम के आयात को कम करने पर कार्य कर रही है। अभी भी भारत 85% तेल और लगभग 50% प्राकृतिक गैस जो है वो आयातित करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है अन्य देशों से। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा खर्च जो है, एक बड़ा दबाव पड़ता है, उसको धीरे-धीरे एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू भी हम कम कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हर घर जल के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं, और ये जो है रिपोर्ट आई है जल जीवन मिशन के तहत। हर घर जल के अंतर्गत 13 करोड़ 69 लाख परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा चुकी है, जिसमें 71% जो ग्रामीण परिवार शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष सितंबर तक गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की पुष्टि की है, यानी कि 100% हर घर नल का जल जो है इन कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाया जा चुका है। जल जीवन मिशन क्या है दोस्तों? तो यह जल जीवन मिशन आप सभी को पता है कि भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से भारत सरकार की एक है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी नल कनेक्शनों के माध्यम से प्रत्येक घर में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह कार्यक्रम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में सुधार के लिए लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। जो हमारा जल जीवन मिशन के तहत जो है सरकार 14.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस धन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। इसमें जल आपूर्ति प्रणाली का निर्माण, जल संरक्षण और पुनः उपयोग उपाय, स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण इसमें शामिल है। जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार प्रत्येक घरों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है पानी की जो है दर से नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। यह मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है, जो वैश्विक स्तर पर हमारी जो छवि है उसको सुधारने का कार्य करता है। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों से ग्रामीण भारत में पेयजल की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। 2019-20 में ग्रामीण भारत में नल से जल का कवरेज 52% था, जो कि 2024 तक ये टारगेट जो है 100% तक पहुंचाना है, जो कि लगभग अभी 70% के आसपास हो चुका है। चलिए अगली न्यूज पर देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज है हमारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उनको एक साथ हम देखें। अभी हमने मिजोरम का अलग से देखा था, और हम लोग जो है तेलंगाना का अलग से देख लेंगे, ठीक है ना? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न हुई। भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है।
जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। मिजोरम विधानसभा के लिए मतगणना जो है बाद में हुई, वो भी हो चुकी है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। 199 सीटों में से कुल 115 सीटें बीजेपी ने और 69 सीटें जो है कांग्रेस ने। भारत आदिवासी पार्टी ने 3 और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें और राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 1-1 सीटें जीती हैं। 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहे हैं। सहादारपुरा सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत चुके हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 163 सीटें जीतकर राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है और कांग्रेस 66 सीटों पर जीत हासिल की है। 1 सीट अन्य के खाते में गई है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में भाजपा की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2003 में जब भाजपा पहली बार सत्ता में आई थी तो 42.5% वोट मिले थे। 2008 में पार्टी के 37% वोट मिले थे। 2013 में 44.9% वोट मिले थे। अभी जो है वोटों की का प्रतिशत भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 1,05,000 वोटों से जीते हैं। श्री चौहान इस बंपर जीत के लिए प्रधानमंत्री और लाडली बहना योजना जो है वहां की, उसको जिम्मेदार ठहराया है, का सहयोग जो है इसमें बताया है। और अभी भी इन क्षेत्रों में, राजस्थान में और एमपी में अभी भी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जहां तक है वो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा 5 साल बाद फिर से सत्ता में आ रही है। पार्टी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की, जो कि सत्तारूढ़ कांग्रेस मात्र 35 सीटें जीती। भूपेश बघेल सरकार के 9 मंत्री चुनाव हार गए, जबकि केवल 3 मौजूदा मंत्री ही जीतने में सफल रहे। निवर्तमान मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पाटन सीट से 19,000 वोटों से जीते और लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से महज 158 वोटों से अपनी हार स्वीकार की उन्होंने। तेलंगाना में राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार बनने तक उन्हें अपने पद पर रहने को कहा गया है। 119 में से 64 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती हैं। जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रही सत्तारूढ़ बीआरएस जो है वह 39 सीटें ही जीत पाई। भाजपा 8 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं आमीम जो है, एआईएमआईएम जो है, वो 7 सीटों पर इसने अपनी जीत हासिल की। सीपीआई को एक भी सीट नहीं मिली। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव गजवेल से जीत गए, जबकि लेकिन कामारेड्डी की सीट पर हार गए। प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कोंडागल से जीत गए, लेकिन कामारेड्डी सीट पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। रेवंत रेड्डी जो है यह मुख्यमंत्री बन गए हैं मेरे ख्याल से, कल उन्होंने शपथ ले ली है, तो रेवंत रेड्डी का नाम आप याद रखेंगे। तो ये सभी जो है चुनाव आपको एक साथ देखने को मिल गए। एक बार हम लोग अलग से भी चुनाव अगर आएगा बीच में, मैंने अलग से भी कुछ बनाया है खास करके तेलंगाना के लिए, उसमें आप ध्यान रखें। प्रथम सर्वेक्षण पोत जो है बृहद संध्याक, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। गार्डन इज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों बृहद जिसका नाम है में से एक प्रथम जो है सध्यांक, जो कि यार्ड 3025 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। 4 सर्वेक्षण पोतों के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध हुए थे, ठीक है ना। अब ये SVL पोतों को इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग क्लासिफिकेशन सोसाइटी के अनुसार मेसर्स गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इस पोत की प्राथमिक भूमिका क्या रहेगी? बंदरगाह या हार्बर तक पहुंचने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना और नौवहन चैनलों के मार्गों का निर्धारण करना। तो ये आप मुश्किल से 2-4 चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यह 110 मीटर लंबा होगा, 3,400 टन जो है इसमें वजन होगा और ये क्या करेगा? विभिन्न फोटोग्राफी करेगा आपके विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो समुद्री नौवहन परिवहन के लिए आवश्यक हो, ठीक है ना। इस पोत के निर्माण की प्रक्रिया जो है 12 मार्च 2019 को आरंभ हुई थी और इस पोत को 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह पोत बंदरगाह और समुद्र के व्यापक परीक्षणों से गुजर चुका है और 4 दिसंबर 2023 को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा। लागत की दृष्टि से हम देखेंगे तो 80% से अधिक जो है स्वदेशी सामग्री से इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कुछ बदलाव आने वाले हैं जल्द ही। तो जो लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनके घर वाले, उनको थोड़ा सा आप सचेत कर दीजिएगा कि अब उनका KYC होगा, ठीक है ना। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किसानों के लिए चेहरे की पहचान और आधार सत्यापन आधारित KYC
शुरू करने की जो है पहल की है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न में उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है शोभा करंदलाजे ने कहा है कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए 13वीं किस्त जारी करने के बाद नई ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी कि ऑनलाइन आप नो योर कस्टमर करके आप जो है अपनी केवाईसी करा सकते हैं। भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। सरकार की ओर से इस योजना में हर वर्ष 6,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में भेजी जाती है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण देश भर में कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को वित्तीय मदद देने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और यह 6,000 रुपए वार्षिक के रूप से यह किस्त दी जाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 2023 दिल्ली, यह पहली बार होने जा रहा है, ठीक है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर से दिल्ली में शुरू होंगे। पहली बार देश में पैरा सितारे बहुप्रतीक्षित आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिल्ली खेलो इंडिया पैरा गेम्स 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से ज्यादा एथलीट 7 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। देश जिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देखेगा उनमें एक शीतल देवी हैं जो बिना हाथ वाली पहली महिला तीरंदाज हैं, जो देश को नवीनतम नायक बन चुकी हैं। हम देखते हैं दोस्तों 18 नंबर पर हमारी जो न्यूज़ है और आधी से अधिक जो है न्यूज़ यहाँ पर आधी से अधिक आधी के आसपास न्यूज़ कवर हो गई है, आधी और बची है। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता 2023 केन्या के केमई इलियास कप्रोनो, इनका नाम आप याद रखिएगा, ने पुणे के 37वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीत ली है। इथियोपिया के साइमन माइना मोंगी दूसरे स्थान पर और अडेरे हालू तीसरे स्थान, दोनों इथियोपिया से हैं रहे। पूर्ण मैराथन सनास मैदान से आज तड़के 3:30 बजे, जबकि हाफ मैराथन तड़के 4 बजे शुरू हुई। इसको बहुत याद रखने की आवश्यकता नहीं। कैमई इलियास कप्रोना का नाम याद रखेंगे आप, कप्रोनो का नाम, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय जो मैराथन है उसने किसने जीता। पांचवें और फाइनल टी20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा करके श्रृंखला जो है वह 4-1 से जीत ली। आप सभी ने देखा ही होगा, काफी इंटरेस्टिंग जो है लास्ट मैच रहा, जिसमें बहुत कम स्कोर के बाद भी भारत ने यह श्रृंखला जीत ली है। तो पांचवें और फाइनल टी20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में भारत ने कल रात, यानी कि ये जब नोट्स बना था तब, ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा करके श्रृंखला 4-1 से जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 160 रन बनाए, जबकि जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वह 8 विकेट पर 154 रन ही बना पाई। बल्लेबाजी और गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं रवि बिश्नोई को पूरी श्रृंखला में सर्वाधिक 9 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भारत टीम के कप्तान जो है सूर्य कुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान जो है मैथ्यू वेड रहे, ठीक है ना। दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के विरुद्ध जो है 31 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। भारत ने 19 में जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 11 मैच जीत पाया है। तो ये कंप्लीट जानकारी रही। स्पोर्ट्स से भी कुछ प्रश्न सीधे पूछे जा सकते हैं। तेलंगाना विधानसभा के बारे में हमने बात कर ली थी दोस्तों। 39 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, 64 सीटें जीत करके जो है हमारे जो आपके कांग्रेस है वह सत्ता में आई। और वहीं जो भारतीय राष्ट्रीय समिति है, बीआरएस, जो केसीआर वाली पार्टी, यह 39 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, ठीक है ना। आमीम को 7 सीटें मिली, बीजेपी को जो है 8 सीटें मिली। और वहीं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं रेवंत रेड्डी, क्लियर है ना। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा जो अगला न्यूज़ है वह ऑयल एंड डीकार्बनाइजेशन ओजीडीसी चार्टर। अब ये देखिए सीओपी का 28वां जो सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, आपके सऊदी अरब में, यूएई में। तो ये सीओपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जरेब और सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से ऑयल एंड गैस डीकार्बनाइजेशन ओजीडीसी चार्टर जारी किया है। इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई की ओर से तेजी से बढ़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ठीक है ना। तेल और गैस के क्षेत्र में समर्पित ओजीडीसी का उद्देश्य क्या है? जलवायु संबंधी चुनौतियों के प्रभावों से निपटने में सहयोग करना। वर्तमान में वैश्विक तेल उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली 50 कंपनियों ने ओजीडीसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। तो इस सारे जो है मामले एक साथ हम लोग 12 दिसंबर के बाद नेक्स्ट वीक वाले क्लास में हम लोग कर लेंगे। स्क्वाड्रन लीडर जो है मनीषा पाधी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। मिजोरम में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी को राज्यपाल डॉक्टर
हरिबाबू कंभम कंभमपति का एडीसी बनाया गया है। एडीसी क्या होता है दोस्तों? परिसहायक जिसको बोलते हैं, नियुक्त किया गया है। 2015 बैच की भारतीय वायुसेना के अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर पाधी जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों से राज्यपाल के एडीसी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, मनीषा पाधी। यह ऐतिहासिक क्षण है जब किसी महिला सैन्य अधिकारी को मिजोरम के राज्यपाल का एडीसी बनाया गया है। स्क्वाड्रन लीडर पाधी ओडिशा के गंजम जिले के बहरामपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और बीदर, पुणे और भटिंडा में वायुसेना के अड्डों पर ट्रेनिंग और नियुक्ति इनकी हुई है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, तो चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ न्यूज़ हैं जिनको आपको अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों चंद्रयान 3 जो है इसरो प्रोपल्सन मॉड्यूल को चाँद से धरती पर लाने में सफल हुआ है। ठीक है ना? तो इसकी डेट आपको कई बार आपसे पूछी गई है, आपको बताना है कि चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च हुआ, कब इसने जो है लैंडिंग की, इसका जो है रोवर और लैंडर दोनों का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को चांद से धरती पर लाने में सफल हुआ है। इसे चंद्रयान के आर्बिटर के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने की ऐतिहासिक उपलब्धि इसने हासिल की। साथ ही दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में 1 महीने तक काम करने के बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल लगभग 100 किलोग्राम ईंधन अभी बचा रह गया था। पृथ्वी की कक्षा में लाकर अब उसका उपयोग भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए किया जा सके। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और वहीं की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करना है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा से किया गया था। इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर और एक आर्बिटर था। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था जो चंद्रयान 2 के लैंडर का भी नाम था। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था जिसका अर्थ है ज्ञान। आर्बिटर का नाम जो है चंद्रयान ही था। चंद्रयान 3 का लैंडर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल रहा है। यह पहली बार है कोई मानव निर्मित यान जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है और भारत इसके लिए अपना जो है बहुत असफलता के बाद इन्होंने सफलता प्राप्त की है। भारत द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल सहायता दी गई है, राहत सहायता। ठीक है ना? पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर $10 लाख की तत्काल राहत सहायता जो है देने की घोषणा की है भारत ने। पिछले महीने की 20 तारीख को पापुआ न्यू गिनी के माउंट उलाउन में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 26,000 से अधिक लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर लाना पड़ा था, जिससे तत्काल मानवीय जरूरतें पैदा हुई। भारत ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के अंतर्गत एक गहरे मित्र और विकास भागीदार के रूप में पापुआ न्यू गिनी के में राहत, पुनर्वास और पुनर्चक्रण कार्य में सहयोग के लिए तत्काल राहत सहायता बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत पापुआ न्यू गिनी के 2018 के भूकंप और 2019 के ज्वालामुखी विस्फोट सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई संकट और तबाही में के समय मजबूती से साथ खड़ा रहा है और अभी भी जो समस्या देखी गई है ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर के यहाँ भी रहेगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन भारत की हिंद प्रशांत महासागर की एक पहल महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में की थी। गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गुजरात का गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा 5 दिसंबर 2023 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी 18वीं बैठक में की गई। इस सूची में भारत की 15वीं सांस्कृतिक धरोहर एक अनुष्ठानात्मक और भक्तिपूर्ण नृत्य है जो आदि शक्ति की पूजा के लिए समर्पित है। गरबा नृत्य एक दौर में किया जाता है जिसमें महिलाएं और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। नृत्य में नर्तकियां एक विशेष प्रकार का परिधान पहनती हैं जिसमें गरबा चोली कहा जाता है। पुरुष एक विशेष प्रकार का जो पहनते हैं पगड़ी पहनते हैं जिसे गरबा टोपी कहा जाता है। गरबा नृत्य एक अत्यंत जीवंत और ऊर्जावान नृत्य है। इसमें नर्तक तेजी से गति से नृत्य करते हैं और अपनी कलाइयों और हाथों के विभिन्न तरीकों को हिलाते हैं। यह जो है आप सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ नवरात्र होते हैं उत्तर भारत में, वह गरबा के रूप में वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं गुजरात में। गुजरात का यह बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है गरबा नृत्य, जो कि आप बहुत सारे मूवी सिनेमा में भी देख चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें
तो हमारे जो ये करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है मात्र ₹287 में आपको कंप्लीट पूरे साल भर की करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जा रही है 1200 एमसीक्यू के साथ। दोस्तों आप ट्रायल के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517 पर। दोस्तों हमारे और भी कार्यक्रम हैं जैसे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है पूरे साल भर की 75 दिवसीय जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वीकली एस्से राइटिंग है, आपका प्री कम मेंस प्रैक्टिस बैच है जो कि टेस्ट सीरीज के रूप में है, इससे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो है मिशन सचिवालय है वो आपके लिए मेंस बैच है, प्री कम मेंस बैच है, मेंटरशिप बैच है, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं। ये टॉप 30 जो 5 टॉपिक हैं, यह प्रति सप्ताह आपको दिए जाते हैं, मैगज़ीन आपको शाम में दे दी जाएगी और जो लोग भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अब 10-12 न्यूज़ और बची हुई हैं, के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए देखते हैं भारत का सामवेद पुस्तक जो है, वह किसने लिखी है, क्या है इसमें विशेष बातें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन है। श्री कोविंद ने कहा है कि अगर देश के हर नागरिक को संविधान के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो, तो हर चीज आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग यह समझ पाएंगे कि संविधान निर्माताओं को समाज के अंतिम नागरिक तक सभी की परवाह थी। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता और सरकार के मार्गदर्शन के लिए देश के संविधान को एकमात्र पुस्तक बताया है जो कि सभी को पता है। पहला भारतीय कला वास्तु और डिजिटल डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा कहाँ पर, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में लाल किला से में पहले भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर लाल किले पर आत्मनिर्भर यानी कि आज करेंगे भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफर, कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत कराना। यह 9 से 5 तारीख तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इस महोत्सव के दौरान जो है संबंधित कलाकारों और विशेषज्ञों के बीच आचार विचार प्रदान किए जाएंगे। उपलब्ध कराने का अवसर भी इनको दिया जाएगा। दोस्तों आगे हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है 28 नंबर टॉपिक। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी को 16 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मुद्दा। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी को 16 वर्ष के कारावास के बाद मानवीय आधार पर लीमा की बारबादिलो जेल से बाहर कर दिया गया है। 1990 और 2000 तक के दशक के दौरान मानवाधिकार हनन के आरोप में उन्हें 25 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी। अंतर अमेरिकी मानवाधिकार अदालत और पीड़ित परिवारों की आलोचना के बावजूद पेरू के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उन्हें दी गई विवादास्पद माफी बरकरार रखने का फैसला सुनाया। फुजीमोरो 1991 से 1992 में 25 लोगों की हत्या के सिलसिले में 2009 से में सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर 2017 में राष्ट्रपति पेड्रो पाब्लो कुक्सकिजिन्स्की ने उन्हें माफी दे दी। इसके बाद 2018 में मानवाधिकार अदालत के दबाव में इन्हें क्षमादान को पलट दिया गया था और फुजीमोरी को भी जेल भेज दिया गया था। 16 साल का कारावास ये वहन करके बाहर निकले। मेरा गांव मेरी धरोहर एमजी मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी कार्यक्रम। भारत सरकार ने मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया है। संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और समन्वय के से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जाता है। 27 जुलाई 2023 को एमजीएमडी पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। एमजीएमडी कार्यक्रम भारतीय गांवों को जीवन, इतिहास और लोकाचार के विवरण देने की व्यापक जानकारी संकलित करना चाहता है। इसे वर्चुअल और वास्तविक समय में आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना चाहता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर जानकारी एकत्रित करके मेरा गांव मेरी धरोहर जो है कार्यक्रम चलाया जाएगा। कला और शिल्प से संबंधित गांव में क्या बातें हो रही हैं या हो चुकी हैं। पर्यावरण दृष्टि से उन्मुख गांव कौन कौन से हैं। भारत की पाठ्य और शास्त्र सम्मत परंपराओं से जुड़ा शैक्षिक गांव। रामायण महाभारत या पौराणिक किंवदंतियों पर मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा महाकाव्य गांव। स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गांव। वास्तुकला और विरासत गांव। कोई अन्य विशेषता उजागर करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे मछली पकड़ने का गांव, बागवानी का गांव, चरवाहा का गांव। इस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है 7 मुद्दे हैं जिन पर जो है एमडीएमजी के अंतर्गत जो है
यह प्रावधान सूचनाएं एकत्र कराई जाएंगी। स्मारक मित्र योजना है दोस्तों, आइए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये योजना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने सीएसआर निधियों के माध्यम से संरक्षित स्मारकों को विकसित करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सहभागिता के लिए फ्रेमवर्क विकसित किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 का परिवर्धित संस्करण लॉन्च किया है ताकि आगंतुकों के अनुभव को बेहतर किया जा सके और उन्हें आगंतुकों के अनुकूल बनाया जा सके। तो स्मारक मित्र योजना जो है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सीएसआर निधियों के माध्यम से संरक्षित स्मारकों को विकसित करने के लिए चलाया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गीतिका कौल, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये सीधे आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। ठीक है ना, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। गीतिका कौल को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है सियाचिन बैटल स्कूल के कठोर प्रेरण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राप्त हुआ है। उन्हें उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड पर अनुकूलन, जीवित रहने की तकनीक और कठोर परिस्थितियों में संचालन के लिए महत्वपूर्ण विशेष चिकित्सा प्रक्रिया जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं अगली न्यूज दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को दर्शाया है, जिसमें दिल्ली पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक हालिया रिपोर्ट ने वर्ष 2022 में के लिए भारत में 19 महानगरीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे अधिक मामले दर्ज के साथ जो है दिल्ली सबसे टॉप पर है। आंकड़े चिंताजनक परिदृश्य उजागर करते हैं। दिल्ली में 14,158 मामले जो है दर्ज किए गए। इससे बाद मुंबई में 6,176 मामले और बेंगलुरु में 3,924 मामले दर्ज किए गए। अकेले दिल्ली में बलात्कार के 1,204 मामले दर्ज किए गए। साथ ही दहेज हत्या 129 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि चिंताजनक है। पिछले वर्ष देश भर में दर्ज किए गए कुल 58,24,946 अपराधों का हवाला देते हुए रिपोर्ट एक व्यापक तस्वीर पेश करती है। इन आंकड़ों में भारतीय दंड संहिता के तहत जो है 35,61,379 अपराध जो है राज्य कानूनों के तहत हैं। वैसे 22,63,364 अपराध इसमें शामिल हैं। कुल पंजीकृत अपराधों में उत्तर प्रदेश अग्रणी होने पर सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, और जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। प्रभावी उपायों को तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुंबई, बेंगलुरु के बाद दिल्ली सबसे अधिक दर्ज अपराधों के मामले वाले शहर के रूप में सामने आए हैं। आईपीसी के तहत वर्गीकृत किए जाने पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर सुरक्षित हैं, जो मुद्दे की व्यापक प्रकृति को उजागर करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में आपको दिल्ली टॉप पर है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि बीसीसीआई द्वारा जो है एक बड़ा भव्य इवेंट जो है क्रिकेट का यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वित्त सचिव जो है जय शाह ने प्रतिष्ठित सीसीआई स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह मान्यता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि जय शाह भारतीय खेल प्रशासन में इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। विशेष रूप से शाह वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने पद हासिल किया है। क्रिकेट प्रशासन में जय शाह को शनिवार शानदार यात्रा गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जीसीए में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से शुरू हुई। जीसीए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने प्रभावशाली कार्यकाल के बाद जो है शाह ने बीसीसीआई के मानद सचिव का महत्वपूर्ण पद संभाला। यह पद उन्होंने 31 वर्ष की उल्लेखनीय उम्र में ही हासिल किया था। जय शाह के करियर का एक निर्णायक अध्याय जो है अहमदाबाद में प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम को स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। यह विशाल स्टेडियम अब गर्व से विश्व स्तर पर सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक है। सबसे ज़्यादा है 1,30,000 की जो वहाँ पर कैपेसिटी है, जो शाह की दूरदृष्टि और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण है। यह पुरस्कार जो है उनकी कुछ कार्यों के लिए दिया गया है। केन्या के राष्ट्रपति जो है विलियम सोमाया रूतो की भारत यात्रा हो रही है दोस्तों। इस पर कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। केन्या के राष्ट्रपति का नाम तो आप याद रखिएगा, विलियम सामोई रूतो। ठीक है ना, भारत की अपनी पहली यात्रा पर है। ठीक है ना, 3 दिवसीय प्रवास के दौरान जो है 4 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचे।
6 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया यात्रा। ठीक है ना? यात्रा भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण के रूप में की गई थी। अपनी यात्रा के दौरान 5 दिसंबर को राष्ट्रपति रूतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साथ चर्चा की, जिससे आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। कुल 5 एमओयू हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुए हैं, समझौते हुए हैं। खेल के सहयोग में खेल के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। डिजिटल समाधान साझा करना, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 2023 से 27 के लिए, और साथ ही मानक ब्यूरो सहयोग भी इनको दिया गया है। केन्याई मानक ब्यूरो और भारतीय मानक ब्यूरो दोनों के सहयोग से। शैक्षणिक सहयोग में इग्नू और केन्या मुक्त विश्वविद्यालय ओयूके के साथ भी एक सहयोगात्मक जो है समझौता हुआ है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली जो हमारी न्यूज़ है दोस्तों, दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, सीधे इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 दिसंबर 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के अनावरण के दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल के रूप में अभूतपूर्व उपलब्धि को चिन्हित किया है। प्रोजेक्ट भीम इसका नाम है दोस्तों, भीष्म सॉरी। सहयोग, हित और मित्रता के लिए भारत स्वास्थ्य पहल जो भीष्म रखा गया है। के तहत परिकल्पित यह क्रांतिकारी पहल भारत सरकार के उद्यम एचएएल लाइफ केयर द्वारा संचालित है, जिसका मुख्यालय जो है तिरुवनंतपुरम में है। दोस्तों इसमें क्या-क्या सुविधाएं हैं? तो 72 व्यूज मिनी क्यूब्स से युक्त यह मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और समर्थन प्रणाली स्वदेशी डिजाइन और कार्यक्षमता का दावा करती है। प्रत्येक मिनी क्यूब में आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता के लिए समर्पित विशेष स्टेशन है, एक मिनी आईसीयू, एक ऑपरेशनल थिएटर, खाना पकाने का प्रावधान, भोजन, पानी, बिजली, जनरेटर आदि सभी कुछ है। आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब जो है वो बंदूक की गोली के घाव, जलने, सिर, रीढ़ की हड्डी, छाती की चोटों से लेकर के छोटी सर्जरी करने, फ्रैक्चर का इलाज करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है ना? ये बहुत हल्का है और इसके बारे में और भी जानकारी जो लोग आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। तो ये आप प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में जान लीजिएगा, और साथ ही ये इसकी स्थापना लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वाले इस अनुकूलनीय अस्पताल को हवाई, भूमि या समुद्री मार्गों से भेजा जा सकता है। ठीक है ना? 1 साल पहले रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को इस अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चलिए अगली न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई पहल से इटली बाहर हो गया है। दोस्तों आपने काफ़ी देखा होगा फ़ोटोज़, वीडियोज़ जॉर्जियो मेलोनी और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसी का परिणाम आपको यहाँ पर दिखता होगा, क्योंकि दोनों ही दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हैं जो कि सत्ता में हैं। ठीक है ना? तो चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पहल से इटली की औपचारिक रूप से बाहर हो जाना 4 वर्ष पहले जो है, यह भागीदारी जो की थी अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई। इसमें शामिल होने वाला G7 का एकमात्र देश जो है वो था इटली। 3 दिन पहले बीजिंग को बताया गया कि यह निर्णय बीजिंग के राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से के रूप में मानी जाने वाली घटना में इटली की भागीदारी के प्रति मंत्री जॉर्जिया मेलोनी के लगातार विरोध को दर्शाता है। इटली शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री यूसेप कोंटे के कार्यकाल में 2019 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली के लिए इसके सीमित लाभों और चीन द्वारा राजनीतिक प्रभाव पैदा करने की क्षमता पर चिंताओं का हवाला देते हुए इस पहल की लगातार आलोचना की है। मार्च 2024 में स्वतः नवीकरणीय की तारीख से पहले वापस लेने की इटली का निर्णय वर्ष के अंत तक बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है। मलोनी का दृष्टिकोण चीन के साथ राजनीतिक संवाद चैनल बनाए रखने के इरादे पर प्रकाश डालता है और यह आश्वस्त करता है कि इससे द्विपक्षीय संबंध में कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा स्टेप है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक आज की सबसे लास्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी जेमिनी। जेमिनी क्या है दोस्तों? इसके बारे में हमने कई बार बात भी की है कि गूगल के ने आधिकारिक तौर पर अपने बहुप्रतीक्षित एआई सिस्टम का अनावरण किया है, जिसका नाम जेमिनी रखा है, जो कि बार्ड एआई का एडवांस मॉडल है। सीईओ सुंदर पिचाई ने इस कंपनी के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक और इंजीनियरों का प्रयास बताया है, जो एआई के क्षेत्र में 8 साल के समर्पित काम का परिणाम है। अब जेमिनी एआई 3 अलग-अलग मोड पेश करता है, जैसे अल्ट्रा, प्रो और नैनो। अल्ट्रा मोड सबसे बड़े एलएलएम यानी कि जो है बड़े भाषा मॉडल को एलएलएम बोलते हैं, का उपयोग करते हुए यह मोड गहन एआई इकाइयों कार्यों को निपटाता है। प्रो मोड जो है विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है। अल्ट्रा की तुलना में छोटे एलएमएल जो है एलएलएम जो है का उपयोग करता है। नैनो मोड जो है सबसे छोटे एलएलएम का उपयोग करेगा, जो कंप्यूटर और फ़ोन जैसे उपकरणों के लिए संभावित स्थानीय उपलब्धता को संकेत देना है। गूगल का लक्ष्य क्या है कि मौजूदा एआई सिस्टम
विशेष रूप से ओपन एआई के जो चैट जीपीटी है उससे प्रतिस्पर्धा करना और उससे भी आगे निकलना। एआई निवेश में गूगल की अग्रणी भूमिका के बावजूद विशेष रूप से डीप माइंड के साथ कंपनी की तेजी से विकसित हो रहे एआई परिदृश्यों के साथ तालमेल बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है ना? चैट जीपीटी ने एक नया मानक स्थापित कर दिया है जिसको पाने के लिए इन लोगों को समय लगा है। पिचाई जो है काफ़ी पहली बार जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम किसी भी मामले में पहली बार टेक्नोलॉजी के मामले में हम किसी भी कंपनी से पीछे हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आज के टोटल क्लास की। दोस्तों हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप के माध्यम से जाकर के न्यू ईयर के ऑफर आ गए हैं। आपका कोड जो है वह NY2024 है जिसमें 30% डिस्काउंट आपके सभी कोर्सेज में है। अगर करंट अफेयर्स की आप मैगज़ीन लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की पूरी कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं तो मात्र ₹287 के साथ जो है आप इसको जॉइन कर सकते हैं। फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक आपके कंप्लीट करंट अफेयर्स दिए जाएँगे एमसीक्यू के साथ। ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो भी प्रश्नों के उत्तर हमने पूछे हैं, उत्तर भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर शेयर करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्या रिवीज़न प्लान है, हम तैयारी हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी भी 60-62 दिन बचे हुए हैं, जिसमें आप जो है कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन अभी भी शुरू करके कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और किसी भी प्रकार का सहयोग और किसी भी प्रकार के कमेंट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।